ISGF दिल्ली फेयर की प्री प्रेस ब्रीफिंग के लिए स्वागत है। फेयर के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे कुछ कमेटी मेंबर्स हुआ हैं और इसके अलावा शहर के कुछ लीडिंग एक्सपोर्टर्स भी हैं। मैं परिचय करा देता हूँ। सेंटर में हमारे श्री दिलीप बेदी बैठे हैं जो चेयरमैन EPCH हैं। देन श्री नीरज खन्ना वाइस चेयरमैन EPCH, मिस्टर रवि के पासी फॉर्मर चेयरमैन कमेटी मेंबर EPCH, श्री सागर मेहता वाइस चेयरमैन EPCH, श्री अवधेश अग्रवाल जी जो हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, साथ में मुरादाबाद हैंडीकैप एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनके बाद श्री लेखराज महेश्वरी जो जयपुर से हैं और फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। उसके बाद मिस्टर प्रदीप पुछाला है बॉम्बे से जो कमेटी मेंबर EPCH, मिस्टर सलमान मुरादाबाद से लीडिंग एक्सपोर्टर्स और हमारे काउंसिल्स के कमेटी मेंबर्स हैं। श्री नदीम मुरादाबाद से हैं लीडिंग एक्सपोर्टर्स। कमल कौशल वासने जी फ्रॉम संभल एक लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ से। और सेंटर में मिस्टर राकेश कुमार जी बैठे हैं जो EPCH के डायरेक्टर जनरल और साथ में IML के चेयरमैन हैं। उन्हीं के साथ इस प्रेजेंट के जो अभी आपका 59th एडिशन हो रहा है उसके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर हमारे निर्मल भंडारी जी। हाँ, एक्चुअली नदीम जी और वासने जी दोनों वाइस प्रेसिडेंट हैं फेयर के, इस फेयर के, तो वो रह गया मेरे से बताना है। मेरे साथ मेरे कुलीग हैं राजेश रावत, साथ में मिस्टर राजकुमार मल्होत्रा जो काउंसिल्स के चेयरमैन और CEO मेंबर्स भी हैं। मिस्टर हंसराज बेदी जी जोधपुर से हैं और काउंसिल्स के कमेटी मेंबर्स भी हैं। नावेद जी काउंसिल्स के कमेटी मेंबर्स हैं, साथ में मुरादाबाद हैंडीकैप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुरादाबाद से हैं। नजम जी करता धरता पूरे हैं और मुरादाबाद से लीडिंग एक्सपोर्टर्स हैं। मिस्टर OP पहलाद का ये हमारे ईस्टर्न रीजन कलकत्ता से हमारे कमेटी मेंबर्स और साथ में ईस्टर्न रीजन कन्वीनर्स हैं। JP जी मुरादाबाद से हैं और अच्छे लीडिंग एक्सपोर्टर्स फैशन ज्वेलरी के हैं। सो मैं शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन EPCH श्री दिलीप बेदी जी फेयर के बारे में कुछ बताएं, फिर देन उसके बाद प्रेसिडेंट हमारे जो पहले चेयरमैन सर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है 59th एडिशन ऑफ ISGF दिल्ली फेयर के प्रेस मीट में। मैं थोड़ा सा आपको डेटा दे दूं जो इस फेयर का है। इसमें करीबन 3023 एग्जिबिटर्स हैं और कैटेगरीज़ हमारी 15-16 कैटेगरीज़ में के प्रोडक्ट्स वो एग्जिबिट करेंगे और करीबन 110 कंट्रीज से 110 कंट्रीज से बायर्स आने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन जैसे आए हैं एंड ये फेयर जैसे आप लोगों को पता है कि मेन फोकस होता है B2B इंटरनेशनल और B2B डोमेस्टिक भी, जो इम्पोर्टेंट मार्केट बन रहा है इंडिया के लिए भी, उसके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट फेयर है। और इसके अलावा जैसे हमारी होती हैं बट इंटरेस्टिंग हमने नॉलेज सेशंस भी रखे हैं। AI रिलेटेड है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे है और साइबर सिक्योरिटी से लेकर के इस तरीके सेशंस भी होंगे, पैरेलल सेशंस होंगे यहाँ पे। एंड पार्टिसिपेशन जो होता है हमारे सारे स्टेट जो भी इससे रेलेवेंट स्टेट्स हैं क्राफ्ट्स रिलेटेड, उन सारी स्टेट से पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन हमारा उतना ही है, हमेशा होता है, रादर जितना हम अकोमोडेट कर पाते हैं उतना यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। इस फेयर में जो इम्पोर्टेंट हम लोग पिछले प्रमोशन काउंसिल पिछले 2 सालों से काम कर रही हैं कि यहाँ की जो मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्टर है वो अपने डिज़ाइन पे काम करे, वो अपने प्रोडक्टिविटी पे काम करे, एफिशिएंसी बढ़ाए और
या जैसे पैकेजिंग पे फोकस करें, इन सब चीज़ों पे काउंसिल ने पिछले 2 साल के करीब काफ़ी काम किया है, जिसकी अब आप उसके रिजल्ट्स देखेंगे इस फेयर में, जैसे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह का समय अभी आया है ओवरऑल, जैसे आपने देख रहे हो सारे अनसर्टेनिटी का टाइम आया है, इधर से टैरिफ्स लग रहे हैं, उधर से हो रहे हैं। अब यहाँ पे ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत काम करेगा अगर वो प्रोडक्टिविटी अपने बढ़ा रहे हैं और डिज़ाइनिंग पे फोकस कर रहे हैं, पैकेजिंग पे फोकस कर रहे हैं। ये उनके लिए ये सारी चीज़ें आप इस फेयर में उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू देखने को मिलेगा यहाँ पे। बाकी का सस्टेनेबिलिटी हमेशा हमारी थीम पिछले कई सालों से, क्योंकि वर्ल्ड ओवर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है और रिक्वायरमेंट भी है और मस्ट भी है, उसकी तरफ भी फोकस बढ़ रहा है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ। एंड हमने लाइव आर्टिसंस के भी, क्राफ्ट्समैन के भी डेमोन्स्ट्रेशंस करवाए हैं, जिसमें एक सिग्निफिकेंट है, नया बिहार से एक प्रोडक्ट आ रहा है वाटर रेसिंग, जिस पे काउंसिल ने खुद काम किया है। वहाँ पे अभी वहाँ ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं। ये भी एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है और एक बिहार जैसे स्टेट को वहाँ पे प्रमोट, जहाँ पे वाटर रेसिंग काफ़ी होता है, उसके भी एक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ये ओवरऑल ये फोकस है हमारे ट्रेड शो का। और जैसे आप देखे हो, बाहर देखा होगा, हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग के थ्रू जिस तरीके से शो लगाते हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं कि इंडिया डिज़ाइन में अहेड है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में अहेड है। ये सारी चीज़ें हमने इस बार की हैं। सो आई मीन नाउ आई वुड रिक्वेस्ट निर्मल भंडारी जी, जो इस फेयर के प्रेसिडेंट है, वो वांट्स टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस। नमस्कार। 59 जो IHGF दिल्ली फेयर हो रहा है, मेरे ख्याल से जो भी टैरिफ लगा है, मेरे ख्याल हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो चाइना में अभी 125% लग गया है। तो बहुत सारे बायर जो है, जो पहले ऑर्डर कैंसिल कर रहे थे या मान नहीं ले रहे थे, उन्होंने सब ने कन्फर्मेशन भेजी और बहुत सारे बायर इस फेयर में आने के लिए रेडी हुए। और मेरे ख्याल से फेयर पिछले फेयर से भी ज़्यादा अच्छा जाने की हम उम्मीद करते हैं। और मेरे ख्याल से हाईएस्ट इतने पार्टिसिपेंट हैं हम लोगों के यहाँ पे करीब 302 और हाईएस्ट मुरादाबाद यूपी से है। पार्टिसिपेंट है। उसमें मुरादाबाद अकेले से 648 पार्टिसिपेंट है, सहारनपुर से 65, नोएडा से 46, आगरा से 38 और फिरोजाबाद से 56 है। राजस्थान से 472 सेकंड है, जोधपुर से 253, जयपुर से 193, नॉर्दर्न रीजन दिल्ली NCR से 414, पानीपत से 92, JNK से 8, वेस्टर्न रीजन से मुंबई से 19, अहमदाबाद से 3, इंदौर से 4, नागपुर से 3, ईस्टर्न रीजन कोलकाता से 50 है, साउदर्न रीजन से आंध्रा से 5, कर्नाटका 19, केरला से 24 और तमिलनाडु से 58 है। तो मेरे ख्याल से पूरा इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट, हाउस वेयर, टेबल वेयर, किचन वेयर, होटल वेयर, इंक्लूडिंग EPNS और गिफ्ट आइटम और फर्नीचर है। तो पिछले साल के बड़ा मेरे ख्याल ज़्यादा है इस बार पार्टिसिपेंट, और उम्मीद करते हैं कि ये फेयर सबके लिए बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वाइस चेयरमैन EPCS से ट्रेड के और आगे बताएं। नमस्कार। आज के इस प्रेस मीट में सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मंच के इस तरफ बैठे हमारे लीडर्स श्री राकेश कुमार जी, श्री वर्मा जी, दिलीप वैद जी चेयरमैन साहब, निर्मल भंडारी जी, रवि पासी जी, अवधेश अग्रवाल जी, और सभी मेरे
बड़े और छोटे भाई सबका आपका स्वागत है। और इस प्रेस मीट के माध्यम से मैं आज ये बताना चाहूँगा कि हमारा शो डेफिनेटली बहुत अच्छा शो जाने वाला है। उसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, कारण हैं। पहला तर्क तो ये है कि हम लोग जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बायर्स के लिए या एक्सपोर्टर्स के लिए, वो डे बाय डे हमारी इम्प्रूव होती जा रही हैं। आप लोग को भी देखने को मिल रहा होगा लगातार कि फेयर जो एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच गया है। आज की तारीख में अगर हम इस फेयर को कंपेयर करें तो दुनिया का सबसे अच्छा फेयर में ये गिना जाता है। और एक्सपोर्टर्स के साथ साथ विदेशी ग्राहक भी इस फेयर में आने के लिए उत्सुक रहते हैं। उसी का नतीजा है कि हमारे जो अमेरिकन बायर्स हैं, अमेरिकन बायर्स की अगर पिछले आप 8-10 साल से तुलना करें तो इस साल इस फेयर में जो है करीब 400 से 500 बायर्स की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है। और जो हमारे फेयर को एक अलग मुकाम देगा, क्योंकि अमेरिका सबसे वॉल्यूम में माल खरीदता है। अगर 2% से 4% भी बिजनेस हमारा चाइना से शिफ्ट होकर के हिंदुस्तान में आ जाता है, तो मुझे लगता है कि कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी एक्सपोर्टर जो होगा, जिसके पास अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छा डिज़ाइन होगा, वो आने वाले 5 साल में खाली तो बैठेगा नहीं। बायर्स की निगाह बदलेगी, बायर की बात करने की टोन बदलेगी, लेकिन डिपेंड होगा सारा कि आप किस तरह से बायर को हैंडल करते हैं। उसके साथ साथ डोमेस्टिक में भी हिंदुस्तान का इकनॉमी बहुत बेटर हो गई है। उसको चलते हुए यहाँ जितने भी डोमेस्टिक अच्छे ब्रांड्स हैं, आप मनीष मल्होत्रा जी का ब्रांड्स ले लीजिए या आप और भी बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं, वो सारे लोग यहाँ पर फेयर को विज़िट करने और क्या प्रोडक्ट हम लोग लगा रहे हैं उसको देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो बहुत अच्छा शो जाएगा, अच्छी इंक्वायरीज होंगी। और क्योंकि हमारे अध्यक्ष श्री निर्मल भंडारी जी और दोनों वाइस चेयरमैन संभल से हैं, श्री कौशल जी, और मुरादाबाद से खान साहब, ये दोनों लोग, ये तीनों लोग मिल करके शो को एक नए मुकाम पे लेकर के जाएंगे और इनकी उपस्थिति इस शो को जो बेहतर बनाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा वाइस प्रेसिडेंट फेयर श्री नदीम खानसा से, तो फेयर का कुछ रिव्यू दें। फिर उम्मीद है कि बहुत अच्छा जाएगा। डेट भी कल चेंज हुई है, तो बायर को बहुत उत्साह है नई डेट्स में लेके। करेंसी डेट चाहिए हांगकॉन्ग से और चाइना फेयर की। और ये टैरिफ बार में जो शो हुआ था, तो इसमें 90 डेज का जो मिला है ब्रेक, उससे भी बायर में बहुत उत्साह है। तो हम सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छा हमारा आने वाला फेयर जाएगा और बहुत अच्छी तैयारी से सब लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं यही कामना करता हूँ कि ये हमारा शो बहुत नहीं चाहिए कुछ चीज़, तो पहली बार हो रहा है अप्रैल में, तो उम्मीद है कि बहुत कामयाब शो। थैंक यू सर। मैं कमल कौशल वासने जी जो कि संभल से हैं, रिक्वेस्ट करूँगा वो बताएं। संघर्ष का दौर है हमारा इस समय, जो अचानक ही जो है अमेरिका का टैरिफ लगा और 2 देशों में बाढ़ भी चल रही है, परंतु हम निर्यातक जो है लगे हुए हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अपने सभी निर्यातक भाइयों से कहना चाहूँगा कि गीता का श्लोक याद रखें कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, जिससे कि जो है हम अपना काम करें, अच्छे से करें और फल हमारा अपने आप आएगा और हम अपने देश को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि सब थोड़े वरीड हैं कि यूएस ने जो टैरिफ इम्पोज करे हैं उसका इम्पैक्ट हम पे क्या आएगा।
बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस इन दिस। ये इवेंचुअली हम लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। जिस तरीके से चाइना और यूएस का इशू चल रहा है, हो सकता है काफ़ी मेजर बिजनेसेस ट्रांसफर टू अस, बट फॉर दैट वी हैव टू गेट आवरसेल्फ रेडी। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपने वी हैव टू गेट आवरसेल्फ अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टू टेक अप सो मच ऑर्डर्स। अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे उस अपॉर्चुनिटी को, तो देन वी विल बी द लूजर्स। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी घबराना चाहिए। ये दिस विल बी इवेंचुअल अपॉर्चुनिटी फॉर आवर इंडियन बिजनेस। बाकी ये शो हमेशा की तरह वी हैव लॉट ऑफ बायर्स कमिंग इन। आई एम वेरी श्योर दिस शो विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। प्लीज, थैंक यू। मुरादाबाद से श्री अवधेश जी हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है आपके मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन और काउंसिल के मेंबर। लोगों का स्वागत है। हमारे मेंटोर और मार्गदर्शक श्री राकेश कुमार जी, चेयरमैन दिलीप वैद जी, वाइस चेयरमैन नीरज खन्ना जी, हमारे संरक्षक नजमुल इस्लाम साहब और हमारे मुरादाबाद के अध्यक्ष नावेदुर रहमान साहब व अन्य सभी हमारे सीनियर यहाँ बैठे हैं, उन सभी का स्वागत है। हमारे जो देश का हस्तशिल्प निर्यात है वो खाली एक एक्सपोर्ट नहीं है, 10 लाख लोगों को पूरे भारत के रोजगार मुहैया कराता है ये हस्तशिल्प निर्यात। और ये फेयर उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये 3000 लोग 10 लाख लोगों को रोजगार देने में समर्थ होते हैं जब ऑर्डर्स होते हैं। हम श्री राकेश कुमार जी के नेतृत्व में शुरू से इसी दिशा में काम करते हैं कि हमारा भारत उन्नति की ओर अग्रसर हो और हम इन 10 लाख लोगों के लिए रोजगार कैसे लाएं। पूरे दुनिया के निर्यातक आयातक सबका मुंह भारत की ओर है। किसी को भी ट्रम्प के टैरिफ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब भी हम पे आपदा आई है तो हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। हम सम्मान से, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी हमें सम्मान से जीना सिखाता है। ये फेयर एक भारत के नए स्वरूप का हस्तशिल्प की ओर निर्माण करेगा, ऐसी मुझे आशा है। जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने हमेशा इस फेयर को लेके, हमारी बात को लेके बायरों तक, विदेशी ग्राहकों तक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से पहुंचाया है। आशा है उनका सहयोग हमें आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और हम बहुत आशावान हैं क्योंकि हम लोगों ने अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वर्मा जी के नेतृत्व में बहुत से प्रोडक्ट नए प्रकार के जो आप फेयर में देखेंगे कि जो पत्थर के हैं, स्टोन के, शीशे के, ग्लास के, अब विविधता के साथ तैयार किए हैं। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये फेयर जो है एक नया आयाम कायम करेगी और भारत के हस्तशिल्प एक नया इतिहास। धन्यवाद। इसे वो ट्रेड और उसके बारे में बताएं। पत्रकार भाइयों और मेरे जितने भी कुलीग्स हैं सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। 59 फेयर है जैसा कि अभी सभी ने बताया, और इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं 3023 जो लोग एक्सपोर्टर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको मोटी मोटी ये चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि इस ड्यूरिंग दिस फेयर यहाँ पे सेमिनार्स भी होंगी, वो साइबर क्राइम के ऊपर भी होंगी और ट्रेंड एंड फोरकास्ट के ऊपर भी होंगी, और कुछ एक 3 दिन फैशन शो भी ट्वाइस ए डे भी होएगा। उसके अंदर जो नए लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं एक्सपोर्टर्स वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट के लिए दे सकते हैं और वो देते भी हैं। रही बात 2024 और 25 की जो हमारी एक्सपोर्ट रही है वो $3923 मिलियन, और आशा करते हैं कि इस फेयर से आगे आने वाले समय के अंदर ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमने अपनी लाइफ के अंदर कई ऐसे इंस्टेंस देखे हैं, जैसे कि अफ़गान वॉर देखिए, ईरान वॉर देखिए, जबकि बड़े लोग परेशान थे, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। और अभी ये एक टैरिफ वॉर है, ये भी एक छोटी चल ही रही है। आने वाले समय के लिए ये थोड़े समय के बाद ये स्मूथ हो जाएगी, और उसके अंदर जो बिजनेस है काफ़ी ट्रेंड, जैसा कि नीरज जी ने बताया, दिलीप जी ने बताया, ये थोड़ा चेंज जरूर होगा, और ये पॉजिटिव इंडिया के लिए बिल्कुल इसका माहौल होएगा आने वाले थोड़े से समय के अंदर। थैंक यू सो मच।
जो हमारे कमेटी मेंबर्स भी हैं और लीडिंग एक्सपोर्टर्स काफ़ी 40 साल से ज़्यादा बिजनेस में हैं। बताया सर। मेरे कलीग्स, हमें बहुत आशा है इस फेयर से, और हम सभी ने काफ़ी मेहनत करी है, और जो मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है बाहर के साथ, तो काफ़ी हमारे एक्सेसरीज़ के बाहर आ रहे हैं हैंडीक्राफ्ट बेस के, और बिल्कुल सफलता मिलेगी हमें। थैंक यू वेरी मच। मैं ईस्टर्न रीजन से यूपी प्रहलाद का फ्रॉम उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। हमारी यूपीसीएच की टीम आप देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से है, एंड वी वर्क वेरी स्ट्रांगली एंड यूनाइटेडली। इसीलिए आज जो 59th एडिशन ऑफ फेयर में हम बैठे हैं, ग्राहक यहाँ आने के लिए होड़ लगा रखे हैं। कन्फर्मेशन बहुत अच्छी है। हमारे ईस्टर्न इंडिया में आप सबको जानकारी दे रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। Calcutta has become one of the bag city for jute, cotton, leather bags and recycled bags. नेचुरल फाइबर, केन एंड बैम्बू का बहुत बड़ा सेंटर है। ड्राई फ्लावर, पॉटपुरी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा सेंटर है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर है कंट्री में। और यूनिक प्रोडक्ट्स हैं शांति निकेतन, स्कार्फ, फैशन एक्सेसरीज, मान्यवर कलकत्ता से ही है। एंड कलकत्ता हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट population of local brands in India. Not many people know about it. And Calcutta also has one of the largest production of imitation jewelry in Calcutta. So EPCH की टीम हर तरफ से चेष्टा कर रही है कि रीजनल वाइज जहाँ जहाँ प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है उसको आगे लाए। हमारे करीब 100 एग्जीबिटर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल वेरी कॉन्फिडेंट कि फेयर बहुत अच्छा जाएगा। मुरादाबाद से जो काउंसिल्स की कमेटी मेंबर भी है। वेरी गुड आफ्टरनून प्रेस एंड मीडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। ये जो 59 एडिशन फेयर हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा इस टाइम। जैसा कि आपको मालूम है कि जो चाइना और अमेरिका की इस टाइम ट्रेड वॉर है, उसका असर अब पड़ना है सही मायने में इस फेयर के अंदर। क्योंकि अभी रिसेंटली जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है कि कितनी % ड्यूटी का सारा बना, 145 तक पहुंच गया। तो इसकी सबसे बड़ी जो असर पड़ेगा वो इस फेयर के अंदर जरूर दिखाई देगा। मैं 35 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ, मैंने कभी इतनी ज़बरदस्त वार अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड को लेकर नहीं देखी। तो मैं इस वार को इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, नॉट इवन ओनली फॉर मुरादाबाद, बल्कि पूरे इंडिया के लिए, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, एवरी पार्ट के लिए। क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ईमेल्स आई हैं बायर्स की, जिन्होंने पूरी कोटेशंस जो कि वो चाइना से माल ले रहे थे, जैसे चाहे वो आउटडोर को लेके हो, चाहे वो टेक्सटाइल को लेके हो, चाहे वो रतन बैम्बू से जो प्रोडक्ट बनते हैं, नेचुरल मटेरियल, उनको लेकर हो, पूरी कोटेशंस ऐसी फॉरवर्ड कर दें, प्लीज गिव मी द बेस्ट प्राइस। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। अभी ये देखना है कि हमारी कमर कितने कस सकते हैं हम, कितना गुर्दा है हमारे अंदर, कितनी ताकत है, किस तरीके से हम इसको मतलब अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, ये हमारी पावर है। मतलब ट्रेड इज फुल्ली ओपन नाउ, एवरीबडी इज लुकिंग इंडिया, इट्स अ रियली रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अभी कंफर्मेशन आई है, अभी मेरी नीरज खन्ना जी से भी बात हो रही थी आज सुबह, तो बता रहे थे कि वो अभी पूरा अभी आपके पास भी कुछ कंफर्मेशन ऐसी थी जिन्हें नोएडा में होटल नहीं मिल रहे थे, तो वो दिल्ली गए हैं, बहुत दूर दूर जाके ठहरे हैं, तो इट्स फुल, होटल्स आर कम्प्लीटली फुल। और अभी जैसे अवधेश जी ने भी बताया, तो ये सारी चीजें जो है सब मिला के कोशिश भी इस फेयर के लिए बहुत की है। जैसे कि हमारे जो ये फेयर है उसमें राकेश जी, वर्मा जी, सबने मिलकर जो है ना इस फेयर को बहुत ही हाई एंड जो है वो शो बनाया है। राकेश, जैसे मैं एयरपोर्ट पे था तो मैंने देखा सब काउंटर्स वगैरह इस तरह के EPCH के थे कि जो वायर आ रहा था रेडी टू गो, टैक्सी के लिए माकूल इंतजाम, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल रेडी, 8 to 8 PM, डे शिफ्ट अलग, नाइट शिफ्ट अलग, दे आर कंप्लीटली देयर। वायर आए सीधे गाड़ी में फॉरन होटल,
इट्स अ वेरी गुड वन। मतलब सर्विसेज ही ऐसी चीजें होती हैं जो बायर्स को अपनी तरफ बुलाती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इज वन ऑफ द बेस्ट। थैंक यू मैम। सभी पुरस्कार बंधुओं का, मीडिया का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 30 वर्ष के अंतराल में ईपीसीएच ने, श्री राकेश कुमार जी ने कितनी मेहनत से इस फेयर को यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। वो दौर था जब छोटे छोटे निर्यातक, जो आज बहुत बड़े बड़े निर्यातक हैं, 12-12 मीटर के स्टैंड प्रगति मैदान में मिले थे। उसके बाद आज ऐसे राकेश कुमार जी और आर.के. वर्मा जी ने, ईपीसीएच के सभी कमेटी मेंबर्स ने मिलकर आज इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया है और बड़ी तादाद में बायर आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं मुरादाबाद से आता हूं और मुरादाबाद का नाम पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। पीतल का व्यापार खत्म हो चुका था, लेकिन पिछले वर्ष से पीतल के दोबारा लौटने की उम्मीद थी और वो लौट रहा है। मिडिल ईस्ट के बायर, एशिया के बायर, सभी जगह के बायर आ रहे हैं। बस मेरा एक अनुरोध ईपीसीएच के यह चेयरमैन साहब से भी अनुरोध है और ईडी साहब से भी अनुरोध है कि कच्चे माल पर अंकुश कैसे लगे। आज हमने ऑर्डर लेके यहां से गए, आज 350 का रेट है, परसों वो 380 का हो गया। चढ़ता 10 रुपए है और उतरता 1 भी नहीं। तो मैं सबसे पहले, अगर ऐसा हो कि हम इसको कैसे अंकुश लगाएं कच्चे माल पर, उसके लिए हमें आगे सोचना होगा। दूसरा, आर्टिजन्स के लिए ट्रेनिंग है, लेकिन वो कागजों पर है, धरातल पर नहीं है। मैं चाहता हूं कि ईपीसीएच इस ट्रेनिंग को, हमारे यहाँ क्लस्टर है मुरादाबाद में, मैं वाइस चेयरमैन साहब से भी अनुरोध करूंगा, उसको क्लस्टर को ईपीसीएच के माध्यम से ट्रेनिंग होनी चाहिए हो, और वो ट्रेनिंग 1 हफ्ते 10 दिन की नहीं होगी, वो कम से कम 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसमें उसको मानदेय मिले आर्टिजन्स को और वो वहां पर बैठे और काम करे और वो आपकी निगरानी में वहां पर हो। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अगर आर्टिजन आज की डेट में वो रिक्शा पर और किसी अन्य धंधे पर जा रहा है, क्योंकि उसको रोजी रोटी का सामना करना पड़ रहा है, उसका रोजी रोटी नहीं मिल रही है। आज की डेट में आर्टिजन भूखमरी के कगार पर है। तो हमको ये सबको सोचना चाहिए। जैसा थैंक यू वेरी मच, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस ट्रेड फेयर में कितना बिजनेस होगा, कैसा होगा, 2 हफ्ते पहले सेंटिमेंट्स आर वेरी वीक, जब जो भी ट्रेड, जो 2 हाथियों की लड़ाई थी वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, एकदम इंडस्ट्री को एक झटका सा लगा था। और जैसे मेरी अपनी कंपनी है, हमारे को जितने ऑर्डर्स थे तकरीबन 50% को ऑन होल्ड में डाल दिया गया था। और मैं समझता हूँ, जैसे नीरज जी ने, नवेद भाई ने बताया, बिल्कुल वही पोजीशन है कि उस समय हम लोग नॉट ओनली हैंडीक्राफ्ट, जितनी भी इंडस्ट्री थी, क्योंकि मैं यूपी में चेयरमैन था, सारे इसमें प्रोडक्ट आते हैं, तो उसके अंदर ये लगा था कि क्या होने जा रहा है। एक घबराहट का माहौल था, सेंटिमेंट्स और वीक, बायर कंफ्यूज था, हम लोग कंफ्यूज थे कि आगे क्या होने जा रहा है। पर पिछले हफ्ते जो ये इनके टैरिफ है क्या, ये सबका अपना अपना एक सोचने का नजरिया है। मेरे नजरिए में, मेरी सोच में, ये वॉर इज फॉर नंबर 1, हु इज नंबर 1, क्योंकि अभी तक पहले लड़ाई थी यूएसए और रशिया की कि कौन नंबर 1 आएगा या कौन नंबर 1 है। रशिया के टुकड़े होने के बाद में अब चाइना ने पिछले कुछ सालों में इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो उसके बराबर रेस पे है, इक्वल टर्म्स पे भाग रहे हैं। पहले अमेरिका को इस चीज का डर नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिसके अंदर R&D, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन और प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी सब एक ही जगह पे ना हो। सब अलग अलग कंट्री अलग अलग को रिप्रेजेंट करते थे। अब चाइना इन सब चीजों को एक ही सेंट्रलाइज है, वो अमेरिका को मात दे सकता था या उसके बराबर आ चुका है। अब इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं थी कि उनको रोकने की, उनके ऊपर कोई बैरियर लगाने की।
ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज है एज ए बिजनेसमैन। उन्होंने उसको रोकने के लिए एक बार सारे, जैसा कि सभी ने बताया है कि उम्मीद है फेयर की अच्छा, मैं चाहूँगा कि अब काउंसिल्स के डी चेयरमैन IML राकेश कुमार जी इसको कंक्लूड करें कि फेयर और आने वाला सर फेयर कैसा होगा। प्लीज़ सर। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। हमारे यहाँ जो हमारे साथी हैं EPCH के कर्णधार श्री दिलीप बैद जी, चेयरमैन EPCH, उनके साथ श्री नीरज खन्ना जी, वाइस चेयरमैन EPCH, सागर मेहता जी, वाइस चेयरमैन EPCH, हमारे 59 फेयर के अध्यक्ष श्री निर्मल भंडारी जी, जो कि जोधपुर से हैं, जोधपुर मेडिकल हैं, आप पैटर्न भी हैं, चेयरमैन रहे हैं। इसके साथ हमारे 2 वाइस चेयरमैन जिनको इस बार के फेयर की जिम्मेवारी मिली है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे यहाँ के फेयर के, श्री नदीम खान जी मुरादाबाद से और श्री कमल वाशने जी संभल से। हमारे अग्रणी नेताओं में श्री अवधेश अग्रवाल जी जो कि MHA के पूरे और मुरादाबाद का पूरा कारोबार संभाले हैं, और श्री नजम जी जो मुरादाबाद में न केवल हस्तशिल्प में बल्कि बाकी सिविल डिफेंस और बाकी भी सोशल एक्टिविटी में राष्ट्रपति जी द्वारा विशेष अवार्ड से नवाजे गए हैं। हमारे EPCH की पूरी टीम और सभी CEO मेंबर जो यहाँ उपस्थित हैं, भूतपूर्व चेयरमैन हमारे विशेष तौर पर श्री RK वर्मा जी, रावत जी और पूरी टीम, और ख़ास तौर पर आप सभी जो हमेशा हमारे बुलावे पर उपस्थित रहते हैं और हमें पूरी तरह से कवर करते हैं। सबसे पहले हम आपको कल से होने वाले 16 से 19 अप्रैल का जो हमारा ISGF दिल्ली फेयर है उसके लिए न्योता देते हैं। कल सुबह 11:30 बजे माननीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी द्वारा इसका उद्घाटन यहीं ऊपर बैंकेट हॉल में दूसरी मंजिल पे 2nd फ्लोर पर रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप समय पर पधारें और माननीय मंत्री जी को और कार्यक्रम को और हमारे ISGF को पूरी तरह से कवर करें। आपको मालूम है कि फेयर वास्तव में B2B है और पब्लिक के लिए नहीं है, तो आप अपने प्रसारण में प्लीज़ ये कहना ना भूलें, लिखना ना भूलें कि वास्तव में सिर्फ इन्वाइटीज़ के लिए फेयर है, ताकि किसी आने वाली पब्लिक को कोई असुविधा यहाँ ना हो। फेयर क्योंकि पूरे विश्व के बायर यहाँ रहते हैं और उनके बंदोबस्त में सभी लोगों को लगना होता है। लगभग 110 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे में पूरे भारत के सभी प्रांतों से, सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर उत्पाद का यहाँ प्रदर्शन किया गया है। ऐसे में लगभग हस्तशिल्प से जुड़े हुए 25,000 उत्पादों का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, और ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेने के लिए तमाम दुनिया के आयातक जो हैं यहाँ पधार रहे हैं। पहले भूतपूर्व में 1994 में जब हमने 94 में फेयर शुरू किया था, मात्र 200 लोगों के साथ, आज ये बढ़कर के करीब 3200 लोगों का नंबर इसमें आ गया है। और 3200 लोग, जैसे कि हमारे अवधेश जी ने बताया, उसके पीछे लाखों की तादाद में उनके कारीगरों का यहाँ पर जो है इस फेयर के मार्फत ही उनके ऑर्डर से उनका जीवन यापन चलता है। तो हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की एक रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए हमारे लिए ISGF फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पूरे फेयर में अभी से जब तक हम बात कर रहे हैं, हमारे सभी जो अग्रणी नेता हैं, इन्होंने विशेष तौर पर जो अमेरिका का जो इस समय प्रकरण सब जगह चल रहा है उसके बारे में आपके सामने बात रखी। उसका विशेष कारण ये है कि हमारे पूरे निर्यात का 36% टोटल एक्सपोर्ट्स का वो अकेले एक ही मार्केट को जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यही कारण है कि हम सब लोग अमेरिका के इस प्रकरण को लेकर के अपने अपने विचार रख रहे हैं, और जबकि सब लोग, हम सब संभावनाओं की बात कर रहे हैं। हमें या हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को या पूरे विश्व में किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है कि कल क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग क्योंकि एक भारतीय परंपरा के अनुसार हमेशा आशावादी रहे हैं, और उस आशावादी जीवन के हिसाब से हमें सब कुछ आगे आने वाला समय एक अच्छा दिख रहा है, ग्रीन पास्चर दिख रहे हैं। और ये ग्रीन पास्चर को अगर मैं पूरी तरह से बताना चाहूँ तो EPCH ने ये सारा मुद्दा मात्र भगवान पर या मात्र अमेरिका के डिसीजंस पे नहीं छोड़ा है। हमने इसके बारे में बड़ी एक स्ट्रेटेजिक हमने
एक रणनीति तैयार की है, उस रणनीति को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे भारत से लगभग 189 कोड 179 HS कोड, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो मैंने कहा 25,000 प्रोडक्ट हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स को किसी न किसी कैटेगरी में डाला जाता है, यानी किसी न किसी प्रोडक्ट में आते हैं। फर्नीचर का एक HS कोड होता है, उसमें 4 या 5 हो सकते हैं, टेबल अलग है, फर्नीचर अलग है। ऐसे ही मेटल का एक अलग प्रोडक्ट बनता है, उसका HS कोड अलग है। ऐसे में हस्तशिल्प निर्यात के HS कोड अपार हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बाकी से काउंसिल के पास इतने नहीं हैं। तो 179 HS कोड के बीच में हम लोग पूरा विश्व को निर्यात करते हैं, अमेरिका को अकेला निर्यात नहीं करते। तो ऐसे में इन 179 HS कोड को हमने एक कंसल्टेंट्स के जरिए बड़ी एक लोगों को लगा करके तुरंत इसके ऊपर पूरी स्टडी की है कि इन HS कोड के प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहे हैं और किस किस जरिए से अमेरिका के जो अब नए जो टैरिफ आए हैं उस पर हमारा क्या उस पर असर है। हमने ये असर मात्र ये नहीं देखा कि भारत से जाने पर वहाँ क्या असर है, क्योंकि मुद्दा सारा ये है कि हमारा बायर जो है वो बायर नहीं है, हमारा बायर सेलर है, यानी कि वो जो हमसे खरीदेगा वो आगे बेचेगा। जब वो हमारे से खरीदेगा और वो बेचेगा तो उसको ये देखना है उसके हाथ में उस वस्तु की कितने की वो उसके हाथ में आकर के प्रोडक्ट पड़ रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो इंपोर्ट ड्यूटी जो वहाँ लगेगी वो उसके हाथ में आने के बाद में वहाँ के कंज्यूमर को पे करनी है, वो भारत के कंज्यूमर को पे नहीं करनी है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हमारी चिंता का विषय 2 कारण से है। पहला ये है कि इस सारे प्रकरण में हम लोग एसेंशियल प्रोडक्ट में नहीं आते, हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर बायर हमें लास्ट में अटेंड करता है, यानी पहले वो खाने की वस्तु लेता है, उसके बाद पहनने की वस्तु लेता है, उसके बाद में वो एक्स्ट्रा व्यक्ति को गिफ्ट करना है या कुछ करना है तो उसको लेता है। तो ऐसे प्रकरण में जब भी कभी ऐसी उथल पुथल मचती है तो हैंडीक्राफ्ट का निर्यात जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक असर पड़ता है। लेकिन इस सारे में जो एक सुखद जो सबसे बड़ा अनुभव हो रहा है वो सुखद अनुभव यह है, जब हमने 179 कोड को अलग अलग हिस्सों में उसको हमने डिवाइड किया तो हमने पाया कि इन 179 कोड में, क्योंकि सब 179 कोड का हर एक प्रोडक्ट को चाइना नहीं बनाता है, हम लोग चाइना करते हैं, लेकिन चाइना नहीं है हमारा कंपटीटर। सब 179 कोड को वियतनाम नहीं बनाता है, और सभी 179 कोड को टर्की नहीं बनाता है, और सभी 179 कोड को बांग्लादेश या दूसरे कोई कॉम्पिटिटिव कंट्री नहीं बनाते हैं। कोई प्रोडक्ट किसी की स्ट्रेंथ है, कोई दूसरे की स्ट्रेंथ है। हमने एक एक प्रोडक्ट को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी हमने वर्किंग देखी, उसकी ड्यूटीज को देखा, और हमने पाया कि हम किसी भी देश के मुकाबले अगर हम अमेरिका में एक हमारे बायर के हाथ में जब प्रोडक्ट पहुंचेगा हम 30 से 32% सस्ते होंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि हम किसी भी देश के प्रोडक्ट के मुकाबले जाएंगे। चाइना की 105% ड्यूटी से मैं बहुत खुश नहीं हूं, वो कोई मेरे लिए अकेला इशू नहीं है, इसलिए वो किसी भी देश से जाएगा। अगर वो कोरिया से जा रहा है तो वहां भी ड्यूटी है, वियतनाम से जा रहा है 46% ड्यूटी है, बांग्लादेश से जा रहा है 52% ड्यूटी है, किसी और से जा रहा है तो हर प्रोडक्ट में हर कंट्री की जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर ड्यूटी है, और वो मेरा भी प्रोडक्ट था। ऐसे में मैं वहां उसके कंज्यूमर के हाथ में जब पहुंच रहा हूं तो ऐसे में 25 से 32% की ड्यूटी में मैं वहां अपना प्रोडक्ट सस्ता बेच रहा हूं। अब इस सारे में मेरे निर्यातकों को मुझे एक दिशा देनी है, अभी वो दिशा रहित हैं और हम लोगों ने उनको एक दिशा दी है। दिशा और दशा उन दोनों की ईपीसीएच के हाथ में है, क्योंकि ईपीसीएच अग्रणी बॉडी है, उसके जो हमारे कर्णधार हैं वो उसको आगे बढ़ाते हैं। पहला हमने उन्हें कहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिर्फ ट्रांजिशनल पीरियड है। अभी हमने पीछे एक बड़ी जूम मीटिंग की थी जिसमें 1200 निर्यातकों ने भाग लिया था, और हमने 1200 निर्यातकों को ये बताया पहले ये बात जो है ये ट्रांजिशनल पीरियड है। अगर ये ट्रांजिशनल पीरियड है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पीरियड को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके दबाव में नहीं आना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि अभी कुछ बाइंग एजेंट्स अपने बायर्स के बिहाफ पर हम लोगों पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे छोटे निर्यातकों को दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट हमें देना किसी भी ना तो कानूनी है और ना ही देना बनता है। उसके 2 रीजन है। हम सब लोग अपना माल FOB में बेचते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि जो बॉम्बे में या चेन्नई में जहां भी हम किसी या कार्गो में जब हम यहाँ से माल लाद देते हैं
वहां तक का खर्चा और ड्यूटीज हमारी हैं। दूसरी, हम अपना माल CIF नहीं बेचते हैं, तो CIF मीन्स कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, तो बायर को देना है जो है इंश्योरेंस, फ्रेट और वहां की जो ड्यूटी, तो ये बायर का हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा नहीं है। सपोज मैं एक उदाहरण लेता हूं, कल यहाँ पर हमारे देश में हमारी सरकार कहने लगे कि साहब हमारी डोमेस्टिक खपत इतनी है कि एक्सपोर्ट कम होना चाहिए और यहाँ एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दे, तो क्या हमारा बायर हमारे साथ एक्सपोर्ट ड्यूटी आधा आधा करेगा? वो तो आधा आधा नहीं करेगा। बहुत सी आइटम में एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती भी है, कई बार ऑनियन हमारे यहाँ दिक्कत होती है, कई कमोडिटी होती है। तो ऐसे में हम किसी भी हालात में अपने बाइंग एजेंट्स के मार्फत अपने बायर को इस फेयर में, मेरी अपील है सभी निर्यातकों से कि किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट ड्यूटीज के लिए ऑफर ना करें। अगर वो अपने मूल्य को सस्ता बेचना चाहता है तो फ्री मार्केट है, वो जो मर्जी कर सकता है, किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो टैरिफ के दबाव में आकर के ऐसा न करें, क्योंकि आने वाले अगले कुछ महीनों में कुछ और बड़े बदलाव आने के संकेत हैं। मैं ऐसा कह रहा हूं आने हैं, ये नहीं कह रहा हूं मैं, आने के संकेत हैं, और जिसमें एक बहुत बड़ा संकेत ये है कि हो सकता है कि डॉलर भी डेप्रिशिएट हो जाए। अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो गया तो जो भी प्रोडक्ट अमेरिका का है वो बाकी कंट्रीज में सस्ता होगा और अमेरिका में जो होगा वो महंगा होगा, वो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा और हमारा रूपी उसके मुकाबले फिर स्ट्रेंथन होगा। तो ये सब संकेत, ये सब चीजों के संकेत हैं और एक बड़ी संकेत की कारण है जिसके लिए हमें ट्रंप को हम किसी भी तरह से हम नहीं उनको कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति होगा अपनी कंट्री के प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई तरीका करेगा। उसके अलावा हमने एक और स्ट्रेटेजी बनाई है जो हमारे दिलीप बैज जी ने खासतौर पर उस पर बहुत जोर दिया कि जो टैरिफ के अंदर एक और उन्होंने कानून रखा है कि अगर अमेरिकन गुड्स का आप उसमें इस्तेमाल करेंगे तो गुड्स का इस्तेमाल करने में उतने पार्ट पर ड्यूटी जो होगी वो 0 हो जाएगी। हम लोग इसमें भी संभावना तलाश कर रहे हैं कि इंपोर्ट में हम ऐसी कौन सी चीजों का इस्तेमाल करें जिसके चलते हम लोग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो जाएं और कॉस्ट न्यूट्रल हो जाएं। ऐसी क्या हो सकती है, जैसे हमारे लकड़ी का, हमारे निर्मल जी यहाँ बैठे हैं, लकड़ी का बहुत बड़ा निर्यात है। लकड़ी मतलब लकड़ी के वस्तुओं का, जिसमें फर्नीचर भी एक बड़ा प्रोडक्ट है। हंसराज बेटी जी हैं, हंसराज जी जानते हैं, और हंसराज जी ने मिलकर के प्रयास भी किया था। अमेरिकन हार्डवुड हमने मंगाई थी और कुछ कंटेनर ला करके निर्यातकों को दिए हैं। वो वहां पर सफल नहीं हुई क्योंकि वो महंगी थी और उसके अलावा उसकी कस्टम ड्यूटी पड़ने के बाद वो महंगी पड़ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सपोज अमेरिका से जो लकड़ी बन रही है, अगर उस पर हम यहाँ कुछ प्रयास करना शुरू करेंगे तो जो उससे बना हुआ प्रोडक्ट जब हम वापस भेजेंगे तो ऐसे में वुडन हैंडीक्राफ्ट के लोगों की ड्यूटी फ्री 0 हो जाएगी। फैशन ज्वेलरी के ऐसे बहुत से आइटम होंगे, जैसे कैंडल वाले हमारे लोग हैं जो कैंडल बना रहे हैं, पैराफिन वैक्स वो यूरोप से आती है, तो पैराफिन वैक्स ऐसे अमेरिका से भी आती है। तो अगर पैराफिन वैक्स या ऐसी चीजें जो वहां से आएंगी तो वो जब रिवर्सल जाएंगी तो उसमें उस पार्ट की ड्यूटी वहां पर नहीं लगेगी। तो ऐसे में हम इन सब संभावनाओं का एज ए स्ट्रेटेजी तलाश कर रहे हैं। हम लोग मात्र आपदा में अफसर की बात को मात्र नहीं मान रहे कि जस्ट मात्र है, हम उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रणनीति के तौर पर एक EPCH एक पूरी तैयारी कर रही है। और खास तौर पर जो सबसे बड़ी तैयारी ये है कि आने वाले समय में आज भी फेयर में हमारे पास 470 बायर अमेरिका के कंफर्म कर चुके हैं और अभी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने कहा कि फिर भी कंज्यूमर को सस्ता रहता है माल, तो इसका मतलब वो बायर वहां दूसरी कंट्री में जाने के बजाय वो यहाँ आने वाला है। बहुत से बायर जो कंजाऊ जाते थे, इसके तुरंत बाद कंजाऊ इशू है चाइना में, वो सभी लोग इस वक्त यहाँ का टूर बना करके रखे हैं। और उसका रीजन यही है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर के हाथ में, अमेरिकन कंज्यूमर के हाथ में माल तो आना ही है, और किसका माल आना है, वही प्रोडक्ट फर्नीचर का अगर मेरे यहाँ से जाएगा और सस्ता मिलेगा तो वो उसको पहले लेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है जो कि आसान नहीं है, लेकिन जिसके लिए रणनीति आज बनाना पड़ेगी और वो आने वाले अगले 10 साल में मैं समझता हूँ EPCH उस पर काम पूरा कर लेगी। 470 बायर वहां से हैं तो 120 हमारे पास मिडिल ईस्ट से हैं, बड़ी कंपनियां आ रही हैं। तो संकेत ये है कि मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है और हमें करना पड़ेगा। अभी जो सबसे बड़ी हमारी परेशानी आ रही है कि हम 36% अपना 1/3 हिस्सा क्योंकि अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग एक मार्केट के डिपेंडेंस पे आ गए हैं। हमें आने वाले समय में अपनी अमेरिका की डिपेंडेंस को, वॉल्यूम तो उतना ही रहे, टोटल अमाउंट भी उतना ही रहे, लेकिन जो हमारा बास्केट है वो बढ़ करके हो जाए। जो अभी हमारा 100 रुपया था उसको हम बढ़ा करके अगर 200 रुपया कर देते हैं तो वो डिपेंडेंस में परसेंटेज कम हो जाएगी। तो हम उस डिपेंडेंस को बाकी मार्केट में ले जाएं,
और धीरे धीरे बाकी मार्केट में अगर अपने आप को डाइल्यूट करें, आसान नहीं है, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन बाकी मार्केट पर हम क्योंकि कभी भी ध्यान नहीं देते थे, तो अब हम वास्तव में दूसरी खासतौर पर गणेश जी जैसे है, आपका तो लकड़ी में आप कुछ भी प्रयास सोचेंगे तो नया तो करना पड़ेगा, तो उसके साथ में वो ध्यान करने की जरूरत है। एक इसके साथ मैं समझ रहा हूँ बहुत से लोग जो अभी तक यहाँ पर माल बेच करके बायर्स का ऑर्डर पे चल रहे थे, उनको अपनी रणनीति में हमने कहा है कि वो लोग ड्रॉप शिपमेंट और वेयर हाउसिंग शुरू कर दें ताकि बायर्स को जल्दी से माल मिल सके। इन 3 महीने के बाद हो सकता है कि वहाँ कुछ ऐसा पीरियड आएगा जब एक प्रोडक्ट का वैक्यूम क्रिएट होने वाला है। अभी आप अच्छा मानेंगे अवसर, इसलिए ये 3 महीने में जब सामान कम पहुंच रहा है तो हम लोगों का बहुत सा माल लोगों के यहाँ बचा हुआ पड़ा था, वो सारा माल बिकने वाला है। तो जब वो माल बिकने वाला है तो खाली होने वाले हैं वेयर हाउस। उसके बाद का जो पीरियड आने वाला है फिर एक अच्छी सुबह आने वाली है और बड़ी तादाद में प्रोडक्ट की वहां सेल होने वाली है। ऐसा हमारा कुल मिलाकर के विचार है और हम मान के चलते हैं कि ऐसा विचार हमने सब करके आने वाला है। तो ईपीसीएच को सतर्क रहना बहुत जरूरी है और हमारे जो निर्यातक यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सबको एक आशावादी तरीके से ये मानना जरूरी है कि ये जितना भी हमारा ट्रेड का अभी मंथन चल रहा है, इस मंथन में अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू बी विनर एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट 20 years. This what I personally feel, and so Nirmal ji and all my fellow colleagues they also feel. If you have any question to this effect now, please, I think we are open for that. Thank you. सर, आपने अभी आपदा में अवसर की बात की, सभी ने की, तो अमेरिका ने जो 90 दिन का टैरिफ पॉज किया है उससे देश को कितना लाभ होने वाला है, व्यवसायियों को कितना लाभ होने वाला है? देखिए, लाभ और हानि का अभी विषय नहीं है जी। अभी ये हुआ है कि जो 90 दिन है तो कम से कम ये जो एक अटकलें थी या इन अटकलों के बीच में बायर जो डिस्काउंट मांग रहा था वो सिचुएशन खत्म हो गई। हमारे जिन लोगों की शिपमेंट, जैसे मल्होत्रा जी ने बताया कि शिपमेंट बन रही थी, ऑन होल्ड डाल दी गई, तो ये ऑन होल्ड की चीजें खत्म हो गई। तो जो जैसा चल रहा था वो वापस उस पर आ गया। बायर अपने यहाँ माल इम्पोर्ट कर रहा है, वहां जो इम्पोर्ट कर रहा था वो कम से कम माल उसको मिल रहा है। और अवसर उसमें ये है कि अगर आपका माल हाई सीज पे था या अभी माल बना हुआ है रेडी और हम उसको निकाल रहे हैं और बायर को भी समझ आएगा। अभी आप देखिए फेयर के 5वें दिन अगर आप पूछेंगे तो एक ट्रेंड फेयर में उभर के आएगा। बायर 45 दिन का ऑर्डर नहीं करेगा, बायर बोलेगा कि रेडी क्या है तुम्हारे पास। बायर कहेगा कि अगर मेरे पास तुम रेडी दे रहे हो तो माल मेरे को भेजो, क्योंकि वो चाहता है वो 90 दिन से पहले माल को इम्पोर्ट कर ले। और उसके बाद में अगर टैरिफ आता है तो उसका माल 26% सस्ता है मार्केट में। अगर उसके बाद एक ड्यूटी लगती है तो उसका माल उससे 26% सस्ता है। तो ये भी एक होड़ लगेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे रेडी स्टॉक मांगेंगे, आपसे बना हुआ माल मांगेंगे, बहुत सी चीजें मांगेंगे। तो ये चीजें हैं जो मंथन है, ट्रांजिशनल पीरियड है। और ये ट्रांजिशनल पीरियड में कोई बहुत विशेष लाभ हमें नहीं हुआ है। एक हमें जो सब जगह एक उसका एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना था, वो अनसर्टेनिटी का माहौल बना था, वो क्लियर हुआ है, वो बादल एक तरह से हटे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब कुल मिला के लोगों को संभलने का मौका मिल गया है और लोग अब अपनी समझ से काम लेंगे। और खास अपील ये है कि डिस्काउंट टैरिफ के ऊपर देना ना हमारा बनता है, ना ही एथिकल है, एथिकल भी नहीं है। तो बायर, क्योंकि यूएस बायर बड़ा एथिकल की बात करते हैं, तो शायद हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी एज ईपीसीएच। इंडिविजुअल तो नहीं चला सकते, सब बाइंग एजेंट को लिखना पड़ेगा कि जो वर्ड एथिकल के ऊपर पूरा बिजनेस वो खड़ा किए हैं, खासतौर पर जो कंप्लायंस बिजनेस उनका एथिकल पर है, तो वो एथिकल बिजनेसेस नॉट कि आपके साथ टैरिफ में शेयर करो। सर, ईपीसीएच से क्या छोटा व्यवसायी जुड़ सकता है? जुड़ सकता है तो कैसे जुड़े, वो प्रक्रिया क्या है? आप अभी जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सभी 3,300 जो पार्टिसिपेंट हैं, उसमें आप देखेंगे 90% छोटा व्यवसायी है। और उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सबसे इफ़ेक्टिव चैनल है और सबसे उनका कम कॉस्ट इफेक्टिव चैनल है उनको अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस चैनल से काफ़ी छोटे एक्सपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। आप जब यहाँ देखोगे, वॉक करोगे, काफ़ी छोटे। सर, प्रक्रिया क्या है जुड़ने की? आप मेंबर बने ईपीसीएच और फिर आप अप्लाई, और हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल है। उसमें और सर्विसेज भी मिलती हैं उनको, डिज़ाइन सर्विस मिलती है, काउंसलिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, सब कुछ उसमें आप हमारे वेबसाइट पे सारी आप देखें, सारी डिटेल है।
राकेश जी, आपका मल्होत्रा जैसे क्वेश्चन था, पहले वो कर लो। वो आपने जवाब दे दिया। ये है कि अपना कंप्यूटर कौन हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें कंप्यूटर कौन खोले? क्या चाइना तो हमारा कंप्यूटर नहीं? आपने नहीं, ऐसा है, मैंने कहा चाइना अकेला नहीं है, ऐसा नहीं कहा नहीं है, हमारे कंपटीटर बहुत है। जैसे अगर हम क्रिसमस और सब की बातें करें तो इनमें तो चाइना है, ठीक है, लेकिन अगर हम सेक्टर में है किसकी चाइना देखा जाए तो मेटल में है, होम टेक्सटाइल में नहीं है, और बाकी लगभग सब में है, लगभग बाकी लगभग सब में नहीं, ऐसा कुछ आइटम में है। तो जहाँ कहीं भी हम लोग हैंड आइटम बोलते हैं, हाथ से करने वाला, चाइना क्या कर रहा है, वो मास मर्चेंडाइजिंग बना रहा है, मशीन से बना रहा है, हम लोग हाथ से बना रहे हैं। तो हम लोग कहते भी यही है हर जगह कि चाइना का आइटम जो है वो निर्जीव है, लेकिन हमारा जो है जीवित है। हम प्रोडक्ट जब देते हैं हैंडीक्राफ्ट का तो जीवित प्रोडक्ट देते हैं, बोलता है अपने आप में, उसमें आत्मा होती है, जो आर्टिकल बनाता है अपनी आत्मा डालता है उसमें, बहुत सारे। लेकिन चाइना का आइटम ले तो निर्जीव दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा मशीन का बना हुआ है, उसको जोक्स भी बने हुए हैं। बेसिकली ये है, इंडिया जब तक अपना नीश रखेगा, अपने हाथ का लुक रखेगा, जो ऑथेंटिसिटी रखेगा, किसी देश से कंपटीशन। अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट में आप गए हैं तो जैसे क्रिसमस में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन उनका है, जैसे मल्होत्रा ने जो प्रोडक्ट बनाया वो खासतौर पे उन प्रोडक्ट में बहुत है। मेटल में कुछ है, काफ़ी चीज़ें मेटल में वो काम कर रहे हैं, और बाकी भी जो नेचुरल प्रोडक्ट में बहुत है, वो नेचर के खासतौर पे जिसको हम कम कर रहे हैं, और इन सब प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। फर्नीचर में पार्टली है, लेकिन फर्नीचर में वियतनाम बहुत काम कर रहा है, और वियतनाम, अभी हमने वियतनाम एक टीम भेजी थी, हमारे दिलीप जी एक पूरी टीम लेके गए थे, जो हमने वियतनाम स्टडी करके आए हैं पूरा, कि कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कंबोडिया भी हमारा कंपटीटर है, छोटी कंट्री है लेकिन कंबोडिया भी कंपटीटर है। हमारा कंपटीटर मलेशिया भी है, हमारा इंडोनेशिया भी है, और हमारा थाईलैंड भी है कुछ प्रोडक्ट्स में, जैसे कैंडल्स वगैरह हैं, इन सब में थाईलैंड है, और उसके अलावा बांग्लादेश भी है, जो कुछ जूट और बाकी सब सामान बन रहा है उसमें बांग्लादेश। मेडअप में होम टेक्सटाइल में टर्की है, टर्की को रिलीफ मिला है, वो 10% ड्यूटी में आ गया है, टर्की बेहतर करने जा रहा है, तो टर्की को रिलीफ मिला है। कारपेट में खासतौर पर टर्की को रिलीफ मिला है। कारपेट के वेली प्रोडक्ट में हम एक कंपटीशन में दौर से आने वाले हैं, क्योंकि टर्की कारपेट बहुत बेहतर कर रहा है, और वहाँ टर्की को 10% में आ गए। तो ऐसा इसलिए हम ना माने कि अमेरिका आ गया तो कोई खौफ आ गया, उसमें टैरिफ आ गया। टैरिफ को स्टडी करना जरूरी है, और बहुत सी कंट्री में, अब हम करीब 13 कंट्री में हम लोग, हमारे PTA बन गए हैं और हमारे FTA बन गए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और PTA। इवन जापान में हम लोगों का FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पर हम बिना ड्यूटी के सामान बेच सकते हैं। इसलिए जो हमारा डाइवर्सिफिकेशन है वो करना बहुत जरूरी है। अकेले हमें US की डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लाइंस पे बात करेंगे, लाइन टू लाइन वही बात करके देखेंगे भी इंडिया का एक्सपोर्ट एम्पल। मतलब कुल मिला के ये है कि जो अमेरिका ने टैरिफ पे काम किया है उससे इंडिया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आज की जो स्थिति उससे यही लग रहा है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लगाया जाए, और जिसके चलते चाइना की, हमारे इंडिया डोमेस्टिक मार्केट को चाइना का डंपिंग ग्राउंड ना बनाया जाए। क्योंकि हम लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन में विश्व की 170, 80 या 200 मार्केट में जाने की जरूरत से पहले अगर हम भारत की ही अकेली मार्केट को पूरा करने लगेंगे तो हम अपने आप में एक पूरा अमेरिका है। तो हमारी एक अपने आप में बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट में खपत हो सकती है, और हो रही है, जो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में चाइना के ऊपर ऐसे हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। जब अमेरिका जैसा कंट्री अगर ये रिस्ट्रिक्शंस अपने हित में, अपने देश के हित में इम्पोज कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अब वो WTO वगैरह की बातें काफ़ी दूर चली गई हैं। अब सबसे पहले अपने हित की बात, अपने देश की, अपने देश के लोगों के हित की बात सर्वोपरि है, और उसी को लेते हुए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि चाइना